वालेकुम सलाम डियर इम्तियाज। वालेकुम सलाम डियर। रब नवाज। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, तबीयत ठीक है मेरी, अल्लाह का शुक्र है। थैंक यू फॉर आस्किंग डियर इम्तियाज। हम क्लास शुरू करने वाले हैं पूरे 9 बजे। बस 1 मिनट पड़ा है अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। चलते हैं, हम क्लास की शुरुआत करते हैं, टाइम हो गया है। तो अगर कोई आएगा तो बीच में हमें ज्वाइन कर लेगा, वरना रिकॉर्ड लेक्चर देख लेगा। तो आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इसमें हम जो क्रिमिनल का सारा प्रोसीजर डिटेल से कवर करेंगे। क्योंकि हमने बेसिक एप्लीकेशंस जो भी थी वो भी सीखी, उसके बाद जो थी 22 AB की थी सारी, 1 2 3 और डायरेक्ट कंप्लेंट। अब जो हमारी अपकमिंग एप्लीकेशंस होंगी वो है पीरियर बेल, पोस्टर बेल, प्रोटेक्टिव बेल, और फिर जो होती है सुपरदारी की एप्लीकेशंस होती हैं, तो वो भी सीखेंगे। और उसके बाद क्रिमिनल रिवीजन और फिर अपील। इससे पहले हम थोड़ा प्रोसीजर कवर कर लेते हैं, क्योंकि आइडिया थोड़ा हो जाए आपको कि कैसे, मतलब कि क्रिमिनल कोर्ट्स में प्रोसीजर होता है और कैसे सारा कुछ वो कंडक्ट किया जाता है। वो अक्विटल और कन्विक्शन तो नसीब की बात होती है कि यहाँ बंदे को सजा आएगी या जो है वो बाइज्जत बरी होगा। तो वो हम सारा प्रोसीजर देखेंगे कि वहां तक वो कैसे पहुंचता है जो अक्यूज होता है। तो हमने प्रीवियस क्लास में, अगर आपने देखा हो या अटेंड किया हो लाइव, तो आपको पता होगा हमने पढ़े थे चालान। चालान के हमने कॉलम्स देखे थे, और हमने कहा था कि हम अपकमिंग लेक्चर में आपको चालान भी दिखाएंगे कि चालान होता कैसे है। तो चलते हैं, हम चालान भी देखते हैं। उससे पहले आप ये थोड़ा रिपीट कर लें कि चालान में हमने कॉलम्स पढ़े थे। 7 कॉलम्स होते हैं। एफआईआर में 6 होते थे, लेकिन चालान में कितने हैं? चालान में जो होते हैं वो 7 कॉलम्स होते हैं। तो हमने वो सारे देखे थे, तो मेरे हिसाब से इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने ये रिपीट किया था पहले भी। अभी हम चलते हैं आगे। चालान का आपको प्रैक्टिकली दिखाते हैं और ये सारी चीजें देखते हैं कि वेदर उनमें ये चीज होती हैं या नहीं। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह, मेरी तबीयत ठीक है डियर रबनवाज। थैंक यू फॉर आस्किंग। अच्छा इम्तियाज, अगर आपके पास चालान पिक है तो आप जो ग्रुप है डिस्कशन का उसमें शेयर कर दीजिएगा। ये मेरे पास भी है पिक। आप ये देख लीजिए, मैं जूम कर देता हूँ इसको। अच्छा, ये फर्स्ट कॉलम है इधर। ये जो है शुरू हो रहा है, मैंने आपको स्क्रीन के ऊपर ये हैंड एरो नजर आ रहा होगा। ये फर्स्ट कॉलम है। ये किसका है? कंप्लेनेंट का है या इन्फॉर्मर, किसने हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है। नॉर्मली तो कोई प्राइवेट बंदा होता है, लेकिन अगर कोई प्राइवेट बंदा नहीं होता तो पुलिस खुद ही जो है कंप्लेनेंट बन जाती है। जैसे इधर कौन कंप्लेनेंट बनाए? एएसआई बनाए। एएसआई मकसूद अली सर, तो जो भी है ठीक है। एएसआई जो है पुलिस की रैंक होती है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर।
उसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। उसके बाद होती है अक्यूज, एक होते हैं बेल वाले अक्यूज, एक होते हैं एबिस्कॉन्डर, दूसरे कस्टडी वाले। आप दे सकते हैं अक्यूज ऑन जेल कस्टडी, अक्यूज ऑन कोर्ट बेल। उसके बाद फोर जो होता है कॉलम आता है प्रॉपर्टी का, कि भाई कौन सी प्रॉपर्टी इनसे रिकवरी हुई, चाहे वो वेपन्स हो या किसी और चीज की। उसके बाद जो होते हैं विटनेसेस, इधर विटनेसेस आप देख सकते हैं ये कितने विटनेसेस हैं, एक दो तीन चार, ये आप गिन सकते हैं कि भाई ज्यादा हैं। ये विटनेसेस हैं और उनकी सारी डिटेल्स दी गई है कि भाई ये इनकी डिटेल्स है। उसके बाद होते हैं स्टोरी होती है। हम देखते हैं कि भाई विटनेसेस के बाद क्या होता है, इधर कॉलम हमने देखा था। विटनेसेस के बाद जो सेवंथ होता है वो होती है ब्रीफ स्टोरी। उसमें केस की सारी जो फैक्ट्स होते हैं और लास्ट में आईओ का ओपिनियन होता है। तो आप ये देख सकते हैं इधर कि ये जो अभी सेवंथ कॉलम में उसमें सारी स्टोरी दी गई है। ये स्टोरी आप देख सकते हैं इधर लिखी हुई है। अभी इसकी बैक साइड भी होती है, बैक साइड भी हम देख लेते हैं। ये इसकी बैक साइड है, ये अभी स्टोरी इसकी सारी चल रही है। उसके बाद फिर ये डेट ऑफ ऑफेंस इधर लिखते हैं। फिर डेट ऑफ रिपोर्ट, प्लेस ऑफ ऑफेंस, वो सारा कुछ, और प्लेस ऑफ अरेस्ट, अक्यूज अरेस्ट कहाँ किए गए और अरेस्ट कब किए गए और चालान कब ये प्रिपेयर करवाया गया, सारा कुछ। फिर वो सारे जो भी होता है, एसएच होता है या आईओ होता है, वो अपनी सिग्नेचर करता है। तो ये हो गया चालान। मैं आपके साथ ये शेयर कर दूंगा, आज इसको जरूर एक नज़र दीजिएगा, देख लीजिएगा कि ये चालान होते कैसे हैं। अभी ये रीजनल लैंग्वेज, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस सिंध में थी तो मुझे ये सिंधी लैंग्वेज में मिला है। अगर आपकी पंजाब में होगी तो आपको उर्दू में भी मिलेगा। यहाँ कई सिंध के ऐसे इलाके हैं जहाँ उर्दू में मिलते हैं, जैसे कराची में हो जाते हैं, एमक्यूएम या मुहाजिर होते हैं, तो उधर जो होते हैं वो उर्दू के होते हैं। तो ये लैंग्वेज जो होती है वो रीजन टू रीजन जो होती है वो डिफरेंट होती है। तो हमने चालान देख लिया है। अब चालान सबमिट के बाद जज के पास हमने देखा था क्या होते हैं, तीन ऑप्शंस होते हैं, सॉरी दो ऑप्शंस। या तो उनकी कागनिजेंस ले, या कागनिजेंस ना ले केस को उधर ही बंद कर दे। अगर कागनिजेंस लेता है तो आज का वो हमारा प्रोसीजर। प्रीवियस क्लास में हमने क्या देखा था, अगर वो कागनिजेंस नहीं ले रहा, नॉट नॉट टेकिंग कॉग्निजेंस, हमने वो सारा प्रोसीजर देख लिया था। फिर वो क्या होता था, ए क्लास ले करेगा, या तो बी क्लास करेगा या सी क्लास करेगा केस को। अब वो ए क्लास बी क्लास सी क्लास हमने प्रीवियस में कवर किया है अच्छी तरीके से, उसको जरूर देख लीजिएगा अगर आपके कॉन्सेप्ट्स अभी भी क्लियर नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे अगर आपने लेक्चर्स देखे होंगे तो। अगर कागनिनेस नहीं लेगा तो हमने वो प्रोसीजर देख लिया था। आज का जो हमारा प्रोसीजर है वो है कि भाई इन केस अगर कागनिनेंस लेता है तो फिर क्या प्रोसीजर होगा, तो वो हमारा प्रोसीजर है। आज कोई भी असाइनमेंट नहीं होगी आपको, क्योंकि आज हम प्रोसीजर पे ही 1 घंटा लग जाएगा। तो आप जरूर जरूर देखिएगा इसको प्रोसीजर को अच्छी तरीके से, क्योंकि हम जब आगे जाएंगे, जब हम बेल ड्राफ्ट करेंगे, प्री अरेस्ट होगी, पोस्ट अरेस्ट या प्रोटेक्ट, तो उसमें ये सारी चीजें आपको काम आएंगी। और जब हम अपील ड्राफ्ट करेंगे तब भी आपको काम आएगी। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। चालान के बाद अगर वो कागनिजेंस लेता है तो वो क्या प्रोसीजर होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोसीजर समझने से पहले ये समझना जरूरी होगा कि कागनिजेंस ऑफ ऑफेंस क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल कागनिजेंस हमें समझना होगा, व्हाट इज कागनिजेंस। हमने तो ये बहुत बार सुना है लेकिन हमें इसकी मीनिंग पता नहीं। ऑफेंस तो हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो तो। ऑफेंस तो मैं समझता हूँ इसको डिफाइन करने की जरूरत नहीं। बाकी हम कागनिजेंस को डिफाइन करेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। अब कौन सा जज कॉग्निजेंस ले सकता है, और कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट, क्या मजिस्ट्रेट ले सकता है और सेशन जज ले सकता है, हाई कोर्ट ले सकती है कॉग्निजेंस, तो वो भी हम देखेंगे। तो चलते हैं, हम वो कवर करते हैं कि ये चीजें कैसी होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि कॉग्निजेंस है क्या, व्हाट इज कॉग्निजेंस। जिस चीज को आपको समझना हो तो उसकी आप मीनिंग देख लीजिएगा, मीनिंग से ही आपको पता चल जाएगा कि उसकी डेफिनेशन क्या है। ऑलमोस्ट उसकी डेफिनेशन जो होती है उसकी मीनिंग से जो होती है वो रिलेवेंट होती है। तो कॉग्निजेंस की मीनिंग क्या है, अगर हम देख लें, कॉग्निजेंस की मीनिंग है जुडिशियल नोटिस। जैसे अगर आपकी कॉलेज में कोई नोटिस लगता है तो हम उसको बोलते हैं कि भाई कॉलेज की तरफ से एक नोटिस आया है, आप उसको बोल सकते हैं कि कॉलेज नोटिस। तो वो हो गया कॉलेज का नोटिस। अगर कहीं स्कूल में पढ़ रहे हो वहां पे कोई नोटिस लगा हुआ है तो स्कूल नोटिस। अगर किसी जज ने नोटिस दिया है आपको, या उसने कोई नोटिस इशू किया है, तो उसको हम बोलेंगे जुडिशियल नोटिस। और उस जुडिशियल नोटिस को आप बोल सकते हैं कि भाई इट इज कॉग्निजेंस, सिंपल सी बात है। तो ये हो गया नोटिस, किसी चीज का नोटिस लेना, टू टेक नोटिस। सपोज करें आप स्कूल में ही आपने कोई हरकत कर दी है, किसी दूसरे स्टूडेंट के साथ आपकी लड़ाई हो गई है। अब प्रिंसिपल क्या करता है, इस चीज का नोटिस लेता है, आप दोनों को बुलाता है कि भाई मेरी ऑफिस में आओ। तो आप उधर आप ऑफिस में जाएंगे, तो अब प्रिंसिपल ने क्या किया, एक नोटिस लिया आपका ना, आप दोनों का जो आप लड़ रहे थे।
तो जज भी क्या करता है, देखता है कि भाई दो पार्टीज के बीच में कन्फ्लिक्ट है। अब जज क्या चाहता है कि भाई, जज को गवर्नमेंट कहती है कि भाई तुम इनका नोटिस लो, वरना क्या होगी, इनकी लड़ाई ज्यादा चली जाएगी, फिर वो 1 से 2 पे जाएगी, 2 से 20 पे चली जाएगी, फिर वो एक किस्म का बड़ी लड़ाई ना हो जाए, इस वजह से छोटी चीज पे ही आप नोटिस ले लें। तो जज क्या करता है, देखता है कि भाई दो बंदों की लड़ाई हो गई, तो वो नोटिस ले लेता है। नोटिस लेता है, फिर उनको बुलाता है कि भाई आओ मेरे कोर्ट में आओ, और जो है अपनी सफाई दो कि भाई किसने क्या किया है। तो जज जब कोई नोटिस लेगा तो उसको हम बोलेंगे भाई जज ने क्या कर दी, जज ने कागनिजेंस ले ली। सिंपल सी बात है। इसकी ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी में क्या डेफिनेशन है, क्योंकि लायर्स हैं तो हम जो भी चीज देखेंगे तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी से हम अक्सर देखते हैं, क्योंकि हर लफ्ज की दो मीनिंग्स होती हैं, एक होती है नॉर्मल इंग्लिश की मीनिंग, दूसरी होती है उसकी लीगल मीनिंग। तो क्योंकि हम लायर्स हैं, क्योंकि हम एडवोकेट्स हैं, तो हमें लीगल मीनिंग भी पता होना लाजमी है। तो लीगल मीनिंग क्या है कॉग्निजेंस की? लीगल मीनिंग है पावर टू ट्राई और डिटरमाइन कॉजेज, जुडिशियल एग्जामिनेशन ऑफ मैटर, और पावर और अथॉरिटी टू मेक इट। अब ये डिटरमाइन करना कि भाई वजह क्या है, जुडिशियल एग्जामिनेशन करना, दो चीजें। पहले तो जज क्या करता है, काजेज मालूम करता है भाई वेदर जो इसने मर्डर किया है, इसने जो 302 लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, कोई बंदा सेल्फ डिफेंस में भी मर्डर कर देता है। तो जो सेल्फ डिफेंस होता है, जो हमने पढ़े हैं पीपीसी के 96 से लेके जो 104 तक वो सेक्शंस चले जाते हैं सेल्फ डिफेंस के, या 100 तक से या ज्यादा, तो उसमें क्या होते हैं, वो ऑफेंस नहीं होते। तो इस चीज में काजेस देखने जरूरी होते हैं कि भाई इसकी इंटेंशन, इसकी काजेस क्या है। तो वो उसको डिटरमाइन करना, जुडिशियल एग्जामिनेशन करना उस मैटर की, उस ये सारी चीज करना, इसको हम क्या बोलेंगे, काग्निजेंस बोलेंगे। ये डेफिनेशन है ब्लैक लॉ डिक्शनरी की। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, ये शायद का सवाल है, देख लेते हैं। काबिल दर दस्त अंदाजी और पुलिस भी लेती है, वो नोटिस होता है, वो भी डायरेक्ट अरेस्ट करती है, नोटिस तो नहीं देती, पर नॉन काग्निजेबल में नोटिस लेती है। हाँ, ये आपकी बात दुरुस्त है कि काग्निजेबल ऑफेंस में बिना किसी जो है वारंट के आपको अरेस्ट कर सकती है। बाकी नॉन कॉग्निजेबल में उसको जो है नोट वारंट की जरूरत होती है जज जज से या कोर्ट से। तो ये आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। अगर आपका कोई सवाल था तो आप जरूर पूछिएगा। बाकी आप जो बात कह रहे हैं वो आपकी दुरुस्त है बिल्कुल। अच्छा, ये हमने देख लिया कॉग्निजेंस की मीनिंग। उसके बाद हु इज एम्पावर्ड टू टेक कॉग्निजेंस। हम ये देखते हैं कि कॉग्निजेंस कौन ले सकता है। हमने देखा था कि जो नॉर्मल पावर होती है वो मजिस्ट्रेट के पास होती है कॉग्निजेंस की। जो ही भी ऑफेंस हो, कितना भी बड़ा ऑफेंस हो, चाहे उसकी जो सजा है 3 साल हो या 15 साल हो, कॉग्निजेंस हमेशा कौन लेता है, मजिस्ट्रेट लेता है। द मजिस्ट्रेट इज empowered टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस इवन इफ द ऑफेंस इज ट्राइबल बाय कोर्ट ऑफ सेशन। भले वो ऑफेंस इतना बड़ा हो कि वही सेशन जज चलाएगा, मजिस्ट्रेट नहीं चला सकता, फिर भी उसकी जो कॉग्निजेंस होगी वो कौन लेगा, वो मजिस्ट्रेट लेगा। सिंपल सी बात है। मतलब हर ऑफेंस की जो कॉग्निजेंस होगी वो मजिस्ट्रेट लेगा। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 190 सीआरपीसी, 190 सीआरपीसी में लिखा हुआ है। एक इंटरेस्टिंग चीज है कि भाई इफ केस इज ट्रायबल बाय डीजे, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा। तो हमने ये पहले प्रीवियस लेक्चर में भी कवर किया था, लेकिन अब इधर लिखा हुआ है तो हम इधर भी इसका कवर कर लेते हैं कि भाई अगर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है ऐसे ऑफेंस की जो सेशन जज चलाएगा, तो वो क्या करेगा, कागनीज लेने के बाद उसको केस को भेज देगा सेशन जज के लिए कि भाई इसका ट्रायल चलाओ। रिकॉर्ड नहीं करेगा एविडेंसेस को। एविडेंस रिकॉर्ड कौन करेगा, वो सेशन जज खुद करेगा, क्योंकि वो उसकी जो है जुरिस्डिक्शन का केस है। तो इस वजह से वो ट्राई करेगा उसको, उसको ट्रायल चलाएगा केस का। कागनीजेंस तक था तो जो कागनीजेंस तक जो प्रोसीजर है वो कौन करेगा, वो मजिस्ट्रेट करेगा। उसके बाद वो ट्रांसफर कर देगा सेशन जज को कि भाई इसका ट्रायल तुम चलाओ, इसके एविडेंसेस रिकॉर्ड करो, और जो आगे का प्रोसीजर है वो तुम चलाओ। तो ये हो गया प्रोसीजर, अगर वो जो केस है वो बड़ा है और वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जुरिस्डिक्शन में आता है, तो मजिस्ट्रेट काग्निजेंस करने के बाद वो ट्रांसफर कर देगा केस को। और ये लिखा हुआ है सेक्शन 190 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी में। तो हम ये समझ गए कि भाई काग्निजेंस कौन लेगा। सिंपल सी बात है, मजिस्ट्रेट लेगा। अभी हम देखते हैं कि क्या सेशन जज ले सकता है काग्निजेंस, तो वो भी हम देख लेते हैं। अच्छा, उससे पहले एक ये चीज है कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट कब काग्निजेंस ले सकता है, वो हम देख लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि भाई सेशन जज काग्निजेंस ले सकता है या नहीं ले सकता। तो इन केसेस इन विच जुडिशियल मजिस्ट्रेट में टेक काग्निजेंस, कौन से केसेस में जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट काग्निजेंस ले सकता है, 3 सिचुएशंस में। ये 191 में लिखा हुआ है, एक तो लिखा हुआ है, सॉरी 190 में लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है अगर उसको कंप्लेंट कोई देता है, जैसे डायरेक्ट कंप्लेंट हो गई, तो वो कोई प्राइवेट कंप्लेंट हो गई, तो इस सिचुएशन में वो काग्निजेंस ले सकता है।
दूसरा आ गया पुलिस रिपोर्ट, ये जिसको हम चालान भी बोलते हैं। अगर उसके पास चालान आ गया और उसको लगता है कि भाई इसकी कागनिजेंस लेनी चाहिए, तो फिर वो कागनिजेंस लेगा उसकी। तीसरा आ गया विदाउट कंप्लेंट, मतलब उसके पास कंप्लेंट नहीं आई है लेकिन उसको लगता है कि भाई ऑफेंस कमिट हुआ है, लिहाजा इसकी कागनिजेंस लेनी चाहिए। तो ये थर्ड वाला जो थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग है, जिसको हम सो मोटो भी बोल सकते हैं। सो मोटो का मतलब क्या होता है? एन एक्शन टेकन बाय अ कोर्ट ऑफ इट्स ओन अकॉर्ड विदाउट एनी रिक्वेस्ट बाय पार्टीज इन्वॉल्व। जो पार्टीज उसमें इन्वॉल्व हैं, उन्होंने उनमें से किसी एक पार्टी ने भी जो है कोर्ट से कांटेक्ट नहीं किया, कोर्ट को रिक्वेस्ट नहीं की कि भाई इसकी कागनिजेंस लो या ये हमारी कंप्लेंट है। कोर्ट ने खुद मुख्तियारी, खुद उसने उसको लगता है कि भाई इसकी कागनिजेंस लेनी चाहिए, तो कोर्ट ने अपने हिसाब से उसकी कागनिजेंस ले ली। तो इस एक्शन को जो है हम बोलेंगे सो मोटो। तो ये हो गया सो मोटो। तो ये थर्ड वाली जो कागनिजेंस वाला होगा 190 में विदाउट कंप्लेंट, इसको हम बोल सकते हैं कि भाई जज ने क्या कर दिया, सो मोटो के थ्रू कागनिजेंस ले लिया। बाकी ये फर्स्ट और टू, फर्स्ट वाला जो होता है वो डायरेक्ट कंप्लेंट, सेकंड वाला एफआईआर, उसके बाद चालान होता है सबमिट, तो उसमें कागनिजेंस होती है। थर्ड में वो जज अपनी मर्जी से ले सकता है। इसमें एक नोट करने वाली चीज है कि भाई अगर विदाउट कंप्लेंट कोई जज जो है क्या करता है, कागनिजेंस लेता है, तो फिर वो जज उस केस को नहीं चला सकता। फिर वो क्या करेगा, डीजे को केस ट्रांसफर करेगा, फिर डीजे किसी और जो है जुडिशियल मजिस्ट्रेट को देगा केस। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 191 में। मैं इसको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। सपोज करते हैं फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट है। जी बिल्कुल, सो मोटो में कंप्लेनेंट नहीं होता। डियर लुकमान ने सवाल पूछा है कि सो मोटो में कंप्लेनेंट नहीं होता। जी बिल्कुल, उसमें जो कंप्लेनेंट होता है वो जज, आप ये कह सकते हैं कि भाई जज खुद कंप्लेनेंट है, क्योंकि कोई और कंप्लेनेंट होता नहीं तो फिर वो अपनी हिसाब से वो ऑन इट्स ऑन अकॉर्ड वो उसकी जो है कागनिजेंस ले लेता है। ऐसे केसेस आते हैं जिसमें ये इस वजह से दिया गया है, प्रीवियसली जब ये होता था कि कोई बड़ा आदमी कोई किसी का मर्डर कर देता था, तो फिर कोई कंप्लेनेंट बनने के लिए तैयार नहीं होता था, इवन उसके घर वाले भी नहीं। तो इस सिचुएशन में ये जज को पावर दिया गया था कि भाई वो अपनी मर्जी से उसकी कागनिजेंस ले ले, क्योंकि स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने पढ़ा होगा, हमारा फंडामेंटल राइट है सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन या जो भी है। नहीं, ट्रायल वो खुद नहीं चलाएगा, यही नोट करने वाली चीज है डियर लुकमान की। यही जो जज कागनिजेंस लेगा, वो जज वो ट्रायल नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? क्योंकि ये एक जो है नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल है, नेमो जुडेक्स इन कादास हुआ, जिसका मतलब क्या है? नो वन कैन बी द जज ऑफ हिज ओन केस। अब क्योंकि जज वो उस केस का कंप्लेनेंट, आप ऐसे समझ लें कि वो उस केस में कंप्लेनेंट है, तो वो कंप्लेनेंट और जज एट द सेम टाइम नहीं हो सकता। या तो वो जज हो जाए या कंप्लेनेंट हो जाए। क्योंकि वो कंप्लेनेंट हो चुका है तो अब वो जज नहीं हो सकता। सपोज करते हैं फर्स्ट जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने क्या कर दिया, सो मोटो ले लिया किसी भी केस पे। अब वो केस नहीं चला सकता, क्योंकि वो अब उस केस में एक सपोज कर ले, समझ लें कि भाई वो कंप्लेनेंट हो गया। वो क्या कर देगा, वो ट्रांसफर कर देगा। ट्रांसफर किसको करेगा? डीजे को। डीजे का मतलब है डिस्ट्रिक्ट सेशन जज। फिर डीजे किसी दूसरे जुडिशियल मजिस्ट्रेट को, सपोज करते हैं एट्थ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, सपोज के लिए, उसको ट्रांसफर कर देगा। फर्स्ट को छोड़ के बाकी किसी और जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो ट्रांसफर कर सकता है। फर्स्ट को फिर वो नहीं करेगा, क्योंकि वो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल की वायलेशन हो जाएगी। वो नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, नेमो जुडेक्स इन कादास हुआ। इसका मतलब यही है कि भाई नो वन शुड बी अ जज इज ऑन केस। आपने अक्सर सुना भी होगा कि अगर जज है उसकी फैमिली का कोई मसला है तो वो भी नहीं चला सकता। वो जज उसको लिख देगा भाई नॉट बिफोर मी, ये मेरे सामने नहीं चल सकता। अगर वो जज लिख देता है नॉट बिफोर मी, तो उससे कोई नहीं पूछेगा कि भाई वजह क्या है। ये एक उनका लीगल जो है वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है। नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक जस्टिस भी था हैदराबाद में, उसकी फैमिली का केस था, तो उसने उधर लिख दिया नॉट बिफोर मी, क्योंकि उसका जो था फैमिली का केस था, तो वो खुद नहीं कर सकता था, जज नहीं बन सकता था। क्योंकि थोड़ा बहुत वो बयासनेस कर सकता है, तो इस वजह से उसने क्या कर दिए, उसने उसको जो है कह दिया कि भाई ये मेरे सामने नहीं चल सकता, किसी दूसरे जस्टिस के सामने चले जाओ, और उधर उसने ट्रांसफर कर दिया। तो ये एक वेल सेटल्ड प्रिंसिपल है जो फॉलो होता है हमारे यहाँ। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे। अच्छा, लुकमान का सवाल है सर, जिस मजिस्ट्रेट ने सो मोटो लिया है तो उसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड हो सकता है? अच्छा, ये मजिस्ट्रेट का नॉर्मली अगर कोई भी कंप्लेनेंट बनता है, या जैसे जो होती है वो इंटेरोगेशन पीरियड होती है, तो उसमें भी मजिस्ट्रेट की स्टेटमेंट होती है, क्रास और चीफ होता है। तो अगर उसकी स्टेटमेंट जरूरी है तो उसकी स्टेटमेंट हो सकती है मजिस्ट्रेट की। तो वो अगर उसकी अगले केस में जो अगर वो प्रूव कर देता है भाई इसकी स्टेटमेंट जरूरी है, तो फिर हो सकता है कि जज से भी स्टेटमेंट लिया जा सके, क्योंकि जज को भी आप क्रॉस जो है चीफ उसका ले सकते हैं, उसका क्रॉस भी कर सकते हैं।
तो इस हिसाब से उसकी स्टेटमेंट भी हो सकती है। जी बिल्कुल, उससे क्रॉस भी होता है, मैंने देखा है, इंटेरोगेशन पीरियड होता है ना जो, उसमें होता है। उसमें क्या होता है कि भाई जुडिशियल मजिस्ट्रेट होता है, वो इंटरोगेशन पीरियड चलाता है, फिर वो डीजे उसको, डीजे के सामने केस होता है मर्डर का होता है, तो फिर वो क्या करते हैं, मजिस्ट्रेट को उसको जो होता है वो क्रास और चीफ होती है उसकी सारी कुछ, तो इसकी क्रास और चीफ एग्जामिनेशन हो सकती है। बहरहाल, अभी आप ये देख सकते हैं कि मजिस्ट्रेट कब कागनियस लेगा। अब हमारा सवाल है, क्या सेशन जज कागनियस ले सकता है? तो एक सर्कमस्टेंस कहते हैं ना, वेयर देयर इज रूल देयर इज एक्सेप्शन। तो एक एक्सेप्शंस हैं, जिस एक्सेप्शंस में जो है सेशन जज कागनियस लेता है, नॉर्मली नहीं लेता। तो वो देख लेते हैं। नो कोर्ट ऑफ सेशन शall टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एज कोर्ट ऑफ ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन। ये कहाँ लिखा हुआ है? सेक्शन 193 सीआरपीसी में। नॉर्मली तो नहीं ले सकता वो कॉग्निजेंस, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता किसी भी ऑफेंस की एज ओरिजिनल रिस्ट्रिक्शन। हाँ, उधर एक्सेप्शन दी गई है, एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। इस कोड में या किसी दूसरे लॉ में उसको अगर पावर दी गई है कॉग्निजेंस की, तो वो अलग बात है, वो फिर उस सिचुएशन में वो कॉग्निजेंस ले सकता है। सपोज करते हैं इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, इसमें सेक्शन 4 या सेक्शन 5 के अंडर वो क्या करता है, वो कॉग्निजेंस लेता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। अगर उसको लगता है कि वाकई इसकी जो है ऑफेंस हुआ है, तो वो कॉग्निजेंस ले लेता है। तो इसमें कौन कॉग्निजेंस लेगा? इसमें कॉग्निजेंस लेगा सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे लॉज पास किए गए हैं पार्लियामेंट में, जिसमें जो है डीजे को ये पावर दिया गया है कि भाई आप भी कॉग्निजेंस ले सकते हैं। तो आई होप कि आप भी ये समझ गए होंगे। जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच। सेक्शन 4 में जो कॉग्निजेंस लेता है, ये शायद ने कंफर्म कर दिया है। मुझे इतना था कि ये सेक्शन 4 या 5, तो थैंक यू सो मच डियर शायद। अच्छा, अब हाई कोर्ट का देख लेते हैं कि कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय हाई कोर्ट, कि भाई हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। जी बिल्कुल, हाई कोर्ट तो ले सकती है। द हाई कोर्ट में टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस, जो इधर प्रोवाइड किया गया है सारा कुछ, जो भी जो है ऑफेंसेस हैं, उसकी जो है हाई कोर्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। ये कहाँ लिखा हुआ है? अंडर सेक्शन 194। नहीं, सेक्शन 4 ऑफ इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट, इसका सेक्शन 4। एडवोकेट नईम ने सवाल किया है। सेक्शन 4 ऑफ जो है इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट ऑफ 2005, उसके सेक्शन 4 के अंडर वो कॉग्निजेंस लेता है। तो अभी हम चलते हैं, ये कॉग्निजेंस हो गई। जी बिल्कुल, जनरल केसेस में जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। लुकमान ने सवाल किया है, जनरल में कॉग्निजेंस नहीं ले सकता सेशन जज, जनरल ऑफेंसेस में नहीं। अगर स्पेशली कोई पार्लियामेंट ने लॉ पास किया हो, तो उसमें उसके पावर है कॉग्निजेंस का। जैसे ये इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट हो गया, तो ये जो स्पेशल लॉ है एक किस्म का, तो इस सिचुएशन में उसको जो एम्पावर किया गया है, तो वो अलग बात है, बाकी नॉर्मली वो नहीं कर सकता। तो चलते हैं हम आगे, उसके बाद क्या प्रोसीजर होता है। चल, अब कॉग्निजेंस के बाद उसको सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होती है। अब ये सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट क्या होती है, हम उसमें क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। कौन से डॉक्यूमेंट सप्लाई किए जाते हैं, मजिस्ट्रेट ट्रायल में कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाते हैं, और सेशन और हाई कोर्ट के ट्रायल में कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। तो हम सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट अब देखते हैं, कॉग्निजेंस के बाद का जो प्रोसीजर है। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट में एक जरूरी चीज आप देख लें, चार्ज फ्रेम करने से पहले ये राइट ऑफ अक्यूज्ड है कि उसको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए जाएं। अगला जो प्रोसीजर होगा चार्ज फ्रेम का होगा, उससे पहले सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट होना लाजमी है, उसको सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट दिए जाएं। ये उसका जो है एक राइट है। अब सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट क्या क्या होती है, दो सिचुएशंस में होती है। एक होती है पुलिस रिपोर्ट में सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट, दूसरी होती है कंप्लेंट में। पुलिस रिपोर्ट में कैसे, हम जब एफआईआर करवाते हैं तो एफआईआर के बाद चालान सबमिट होता है, एक ये प्रोसीजर है। दूसरा होता है डायरेक्ट कंप्लेंट का, अगर हम डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं तो दूसरा ये प्रोसीजर है। तो वो हम देख लेते हैं कि भाई पुलिस रिपोर्ट और डायरेक्ट कंप्लेंट में जो है वो कौन से जो है डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं और कितने टाइम के अंदर। जी बिल्कुल डियर शाहिद अहमद, 7 दिनों के अंदर इनको जो है दिए जाते हैं डॉक्यूमेंट्स। अच्छा, सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स जब मजिस्ट्रेट का केस हो, मजिस्ट्रेट के केस में भी दो बातें होंगी, एक होगी पुलिस रिपोर्ट की, एक होगी कंप्लेंट की। पुलिस रिपोर्ट हमने देख ली, जब एफआईआर होती है तो वो पुलिस रिपोर्ट की बात होती है, और जब हम डायरेक्ट कंप्लेंट करते हैं तो फिर वो कंप्लेंट की जिम्मे में आता है। तो एफआईआर के बाद जब पुलिस रिपोर्ट होगी, तो इस सिचुएशन में कौन से डॉक्यूमेंट दिए जाएंगे, कितने टाइम के अंदर दिए जाएंगे, वो हम देखते हैं। अगर पुलिस रिपोर्ट के थ्रू केस को इंस्टीट्यूट किया गया है, तो ये सारे जो नीचे डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं, वो दिए जाएंगे कितने टाइम के अंदर, 7 दिनों के अंदर, ट्रायल शुरू होने से पहले। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट होंगे, उसके पैसे नहीं लिए जाएंगे अक्यूज से, क्योंकि ये पुलिस वाले प्रोवाइड करते हैं, तो इस हिसाब से। अच्छा, कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल 161 की स्टेटमेंट्स, 164 की स्टेटमेंट्स,
161 की जो होती है वो पुलिस के सामने स्टेटमेंट होती है, और 164 जो होती है वो जज के सामने स्टेटमेंट होती है। उसके बाद एक इंस्पेक्शन नोट होता है जो पुलिस वाले जो आईओ बनाते हैं, जब प्लेस ऑफ जहाँ ऑफेंस कमिट होता है, जब वो उधर फर्स्ट विजिट अपना करता है तो वो एक इंस्पेक्शन नोट बनाता है। तो वो उसकी भी जो एक कॉपी देनी होगी अक्यूज को, ताकि वो देख ले और उसकी जो भी कंट्राडिक्शन अगर निकालना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये पुलिस रिपोर्ट में तीन डॉक्यूमेंट्स जो है सप्लाई किए जाते हैं। कंप्लेंट में अगर हम करते हैं, कंप्लेंट के थ्रू अगर केस इनिशिएट करते हैं, इंस्टीट्यूट करते हैं, तो उस चीज में हमें 3 दिनों के अंदर जो कंप्लेनेंट होता है वो फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स देने के पाबंद है। कौन से डॉक्यूमेंट्स कंप्लेनेंट देगा? फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पिटीशन ऑफ कंप्लेंट। पिटीशन ऑफ कंप्लेंट जो हम ड्राफ्ट करते हैं, हम हमने जो डायरेक्ट कंप्लेंट ड्राफ्ट की थी, तो उसकी एक पिटीशन हमने जो ड्राफ्ट की थी उसकी एक कॉपी। उसके बाद कोई और डॉक्यूमेंट या कोई और एविडेंस हम जो है प्रूव करने के लिए हमने कोई दिया हुआ है, लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स, लिस्ट ऑफ विटनेसेस, वो तो वो भी हम इसको प्रोवाइड करेंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है, ये सारा प्रोसीजर पुलिस रिपोर्ट और कंप्लेंट का ये लिखा हुआ है सेक्शन 241A CRPC में। तो आई होप कि ये मजिस्ट्रेट वाला प्रोसीजर आप समझ गए होंगे कि मजिस्ट्रेट में कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। अभी हम चलते हैं सेशन ट्रायल और हाईकोर्ट ट्रायल में कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। सेशन ट्रायल और हाईकोर्ट में जो होते हैं वो हम देखते हैं। एक होगा पुलिस रिपोर्ट वाला, दूसरा होगा कंप्लेंट का। इनमें भी तकरीबन चीजें सेम है, थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है वो अलग बात है, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं तकरीबन सेम होते हैं। वो भी 7 दिनों के अंदर होते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं? एक होता है एफआईआर। अब सेशन कोर्ट में एफआईआर भी देनी होती है और पुलिस रिपोर्ट भी देनी होती है, और उसके बाद 161 और 164 की स्टेटमेंट, और जो इंस्पेक्शन नोट भी देना होता है। ये तब जब पुलिस रिपोर्ट के थ्रू, एफआईआर के थ्रू केस को इनिशिएट किया गया हो। अगर डायरेक्ट कंप्लेंट के थ्रू इनिशिएट किया गया है तो कौन से डॉक्यूमेंट 3 दिनों के अंदर कंप्लेनेंट को देने हैं कोर्ट को, फिर वो कोर्ट उसको अक्यूज को देगी। एक तो पिटीशन ऑफ कंप्लेंट जो होगी, उसके बाद जो एविडेंस और डॉक्यूमेंट। सिंपल सी बात है, तकरीबन चीजें सेम है। और पुलिस रिपोर्ट वाले में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा चीजें हैं, पुलिस रिपोर्ट एफआईआर हो गई, बाकी कंप्लेंट में तो मैं समझता हूँ सारी चीजें सेम है। ये कहाँ लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है सेक्शन 265C CRPC। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब होता है चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेम को उर्दू में बोलते हैं फर्द जुर्म, कि भाई तुम्हारे ऊपर ये एलिगेशंस लगाए, फर्द जुर्म। इसको आप ये बोल सकते हैं कि भाई फॉर्मल एलिगेशंस बाय द कोर्ट। कोर्ट आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगा दे तो उसको हम क्या बोलेंगे कि भाई ये चार्ज फ्रेम है। सपोज करते हैं भाई पुलिस आपके ऊपर लगाती है तो उसको हम बोलते हैं भाई ये सेक्शन इसके ऊपर लग गए। लेकिन अगर जज लगाता है तुम्हारे ऊपर सेक्शन 302 लगा देता है, सपोज करें, या 324 अटेम्प्ट मर्डर लगा देता है, या 363 किडनैपिंग का लगा देता है। अगर जज लगा देता है आपके ऊपर एलिगेशंस, फॉर्मल एलिगेशंस, तो उसको हम बोलेंगे कि भाई जज ने क्या कर दी, चार्ज फ्रेम कर दी इसके ऊपर। अब तुमको इसके ऊपर डिफेंड करना है खुद को। असली जो सेक्शंस होते हैं वो चार्ज फ्रेम के होते हैं, ना एफआईआर के होते हैं ना चालान के होते हैं। कभी कभी क्या होता है, एफआईआर में एक सेक्शंस होते हैं, चालान में वो काट लिए जाते हैं, चार्ज फ्रेम में फिर ऐड भी होते हैं। वो अलग बात है, फिर अल्ट्रेशन ऑफ चार्ज, वो हम डीप में नहीं जाते। सुपरफिशियली जो भी चीजें जरूरी हैं वो हम कवर कर रहे हैं। तो असली जो आपको डिफेंड करना है आपके अक्यूज को, जिसके अगेंस्ट, वो होते हैं चार्ज फ्रेम। एफआईआर में एक होते हैं, फिर चार्ज फ्रेम में कम भी हो जाते हैं, ज्यादा भी हो जाते हैं कभी कभी। तो ये कम और ज्यादा वाली ये जेन में आप रखिएगा। अब हम चलते हैं मजिस्ट्रेट और सेशन कोर्ट में जो है चार्ज फ्रेम कैसे होती है। एक हो गया मजिस्ट्रेट का, दूसरा हो गया सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट का। अब क्या लिखा हुआ है? व्हेन अक्यूज अपीयर्स और जो है ब्रॉड बिफोर द मजिस्ट्रेट, एक फॉर्मल चार्ज फ्रेम की जाएगी जिस ऑफेंस के वो अक्यूज है, और उसके बाद उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम एडमिट करते हो कि क्या तुमने ये ऑफेंस किया है जिसके अगेंस्ट तुमको चार्ज किया गया है हमने। अच्छा, ये जो लुकमान ने सवाल किया है, 164 में जो है चार्ज फ्रेम रिकॉर्ड होता है। 164 में विटनेस जज के सामने स्टेटमेंट और कन्फेशन होती है। तो ये जो चार्ज फ्रेम जो होते हैं इसमें नहीं होते। ये जो है 242 जो है सीआरपीसी में मजिस्ट्रेट के सामने, 265D जो होते हैं सेशन या हाई कोर्ट के सामने होती है। तो 164 में स्टेटमेंट होती है एक, दूसरी कन्फेशन होती है। अगर आप जो है करते हैं, मानते हैं कि मैंने ये ऑफेंस किया है, तो प्लीड गिल्टी जब हम आगे आएंगे तो वो उसमें होती है। तो वो हम आगे देखते हैं। अब जब मजिस्ट्रेट के सामने आएगा अक्यूज, तो मजिस्ट्रेट उससे पूछेगा कि भाई जो तुम्हारे एक तो उसको ऊपर चार्ज फ्रेम दिखाएगा उसको, भाई तुम्हारे ऊपर ये लगाए गए हैं कलम, क्या तुम मानते हो कि तुमने ऑफेंस किया है?
ठीक है, तो ये हो गया। फिर उसके बाद आता है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आप वो क्या करते हैं, पुलिस रिपोर्ट को देखकर, कंप्लेंट को देखकर, वो जो भी डॉक्यूमेंट्स और स्टेटमेंट जो भी होते हैं उसको देखकर कोर्ट को अगर लगता है कि भाई प्रोसीडिंग्स चलनी चाहिए, तो वो क्या करेगा, चार्ज फ्रेम करेगा उसके अगेंस्ट। फिर वो जो है चार्ज फ्रेम उसके अगेंस्ट करेगा, फिर प्रोसीजर को आगे चलाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, कोर्ट इज ऑफ ओपिनियन डेट देयर इज ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग्स विद द ट्रायल ऑफ अक्यूज इट शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट द अक्यूज। फिर वो चार्ज फ्रेम उसके वो बना के फिर उसको क्या करेगा, उसके ऊपर ट्रायल आगे चलाएगा। तो ये हो गया चार्ज फ्रेम का प्रोसीजर, जो मजिस्ट्रेट के सामने और जो है सेशन कोर्ट के सामने। सेक्शन भी आपकी स्क्रीन के ऊपर लगे हुए हैं। मजिस्ट्रेट के सामने 242 का होता है, और जो है सेशन और हाई कोर्ट के सामने 265D सीआरपीसी। ये सीआरपीसी के सेक्शन। अब नहीं लिखे हो तो इस वजह से मैं लिख देता हूँ। जिसके सामने लिखा होता है सीआरपीसी तो मैं, बहरहाल आगे चलते हैं। चार्ज फ्रेम के बाद आता है प्लीड गिल्टी नॉट प्लीड गिल्टी। जज उससे पूछता है कि भाई तुम मानते हो कि तुमने ऑफेंस किया है या नहीं किया। अब प्लीड गिल्टी का बोलते हैं इकबाल जुर्म, कि भाई तुम मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया। अब नॉट प्लीड गिल्टी का तो मुझे पता नहीं कि इसको उर्दू में क्या बोलते हैं। बाकी प्लीड गिल्टी का ये कहते हैं कि भाई इकबाल जुर्म, कि भाई तुम मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया है, तो उसको बोलेंगे प्लीड गिल्टी। अगर वो मानेगा कि भाई मैंने ऑफेंस नहीं किया, तो वो बोलेगा प्लीड नॉट गिल्टी। सिंपल सी बात है। तो आई होप कि आप ये प्लीड गिल्टी और नॉट प्लीड गिल्टी की मीनिंग और थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं मजिस्ट्रेट और जो सेशन ट्रायल के सामने कैसे होती है ये प्लीड गिल्टी। अगर मजिस्ट्रेट के सामने प्लीड गिल्टी करता है तो क्या प्रोसीजर है, इनकार जुर्म। थैंक यू सो मच डियर लुकमान। इसको इनकार जुर्म बोल सकते हैं जी, बिल्कुल। इसको इनकार में लिख देता हूँ, इनकार जुर्म, कि भाई ये इनकार कर रहा है इससे। अच्छा, प्लीड गिल्टी अगर मजिस्ट्रेट के सामने कर रहा है, तो वो हम देखते हैं कि वो क्या प्रोसीजर है। अगर कोई अक्यूज एडमिट करता है कि उसने ऑफेंस कमिट किया है, तो उसकी एडमिशन क्या कर दी जाएगी, क्या कर ली जाएगी, सॉरी, रिकॉर्ड कर ली जाएगी। तो ये जो कन्फेशन रिकॉर्ड की जाएगी, ये 164 के अंडर रिकॉर्ड की जाएगी, क्योंकि 164 में लिखा हुआ है कि भाई दो चीजें रिकॉर्ड होंगी, एक तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, और उसके बाद जो है कन्फेशन। तो ये इधर कन्फेस कर रहा है, तो ये जो रिकॉर्ड की जाएगी वो 164 में रिकॉर्ड की जाएगी। और अगर वो सफिशिएंट कॉज शो नहीं करता कि भाई इसको कन्विट क्यों नहीं किया जाए, तो मजिस्ट्रेट उसको कन्विट कर देगा उधर ही। सिंपल सी बात है। अगर आप मानते हैं कि आपने ऑफेंस कमिट किया है, और आपको सजा क्यों नहीं दी जाए उसके भी आप कोई ग्राउंड नहीं देते, तो फिर आपको जज उधर ही सजा सुना देगा, आगे नहीं चलेगा केस। ये कहाँ लिखा हुआ है, सेक्शन 243 ऑफ सीआरपीसी में। ये मजिस्ट्रेट में होगा। सेशन और हाई कोर्ट में क्या होगा, चार्ज जो होगी वो उसको एक्सप्लेन की जाएगी, अक्यूज को उसके सामने पढ़ी जाएगी, और उससे पूछा जाएगा कि भाई तुम जो है मानते हो कि तुमने ये ऑफेंस किया है, या कोई और डिफेंस लेते हो। तो अगर अक्यूज उसकी मानता है कि भाई मैंने ये ऑफेंस किया है, तो उसके बाद जो है कोर्ट उसको जो है क्या कर देगी, कन्विक्ट कर देगी। तो ये हो गया सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट। जब वो मानेगा, तो मानने के बाद फौरन उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको जो है कन्विक्ट कर लिया जाएगा। और इसका जो सेक्शन है सेशन ट्रायल का, ये 265E। ये जो सेक्शन है ये भी सीआरपीसी के सेक्शन है। अच्छा, लुकमान का सवाल है, चार्ज फ्रेम के बाद 164 कार्ड हो सकता होगा सर। चार्ज फ्रेम के बाद अगर वो प्लीड गिल्टी करेगा, जैसे अब ये लिखा हुआ है आपकी स्क्रीन के ऊपर, तो प्लीड गिल्टी जो करेगा, जो उसकी प्लीड गिल्टी की स्टेटमेंट होगी 164 में रिकॉर्ड होगी। क्योंकि जब आप 164 सीआरपीसी खोलेंगे, तो उधर दो बातें लिखी हुई हैं। तो एक तो स्टेटमेंट रिकॉर्ड होगी, जो भी स्टेटमेंट आप देना चाहें। उसके बाद अगर कोई कन्फेशन करना चाहता है, तो वो भी रिकॉर्ड होगी, क्योंकि प्लीड गिल्टी क्या हो गई, कन्फेशन हो गई, आप मानते हैं, तो वो भी 164 में रिकॉर्ड होगी। अच्छा, शायद अहमद बोल रहा है कि नॉट। तो अगर आप कोई ग्राउंड देना चाहते हैं तो काइंडली दीजिए, जहाँ इसको हम लास्ट में रखते हैं। ये हम पहले कवर कर लें, फिर जो है आप जो है करते हैं, इसको जो है डिस्कशन इसका करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। चलते हैं हम नॉट प्लीड गिल्टी पे। अगर नॉट प्लीड गिल्टी करता है तो उसका क्या प्रोसीजर है। अगर मजिस्ट्रेट के सामने नॉट प्लीड गिल्टी करता है, तो उसमें जो है उसको फिर आगे जो है चीजें चलेंगी, फिर ट्रायल आगे चलेगा। अगर वो कहता है कि फिर उसको मजिस्ट्रेट उसको कन्विक्ट नहीं करेगा, अगर वो क्या करता है कि वो मानता नहीं कि भाई मैंने ये ऑफेंस जो है नहीं किया। इफ द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट द अक्यूज अंडर सेक्शन 243 और 243, और इफ द अक्यूज डज नॉट मेक सच एडमिशन। अच्छा, इसमें दो बातें। यहाँ तो प्लीड गिल्टी के बाद जो है जज कहता है कि भाई नहीं, मैं इसका ट्रायल चलाऊंगा, मैं इसको सजा इधर नहीं जो दूंगा, तो वो जज कर सकता है, ट्रायल आगे चला सकता है। या अगर वो प्लीड गिल्टी नहीं कर रहा, वो नॉट प्लीड गिल्टी कर रहा है, तो फिर भी वो ट्रायल आगे चलेगा। फिर ट्रायल आगे ऐसे चलेगा, फिर उसको प्रोसीड करेगा। एविडेंस जो होंगे प्रोसिक्यूशन साइड के,
जिसने केस किया है उसके एविडेंस देखे जाएंगे, फिर अक्यूज को सुना जाएगा, फिर डिफेंस साइड के जो अगर एविडेंस, जो अक्यूज साइड के एविडेंसेस हैं वो अगर देना चाहे तो फिर उसके सुने जाएंगे। ये कहाँ लिखा हुआ है? 244 जो है सेक्शन, सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी, ये मजिस्ट्रेट का है। अगर जो ये नॉट प्लीड गिल्टी करता है तो फिर वो ट्रायल आगे चलेगा, फिर वो ट्रायल कैसे आगे चलेगा? आपने देख लिया, एविडेंस होंगे प्रोसिक्यूशन साइड की, अक्यूज को सुना जाएगा, फिर अक्यूज के जो जिसको डिफेंस साइड के एविडेंस हैं वो सुने जाएंगे। तो ये उसका प्रोसीजर है। उसके बाद सेशन और हाई कोर्ट में क्या प्रोसीजर है? अगर अक्यूज जो नॉट प्लीड गिल्टी करता है तो फिर वो ही सेम प्रोसीजर है, प्रोसीड करेगा, प्रोसीजन साइड के एविडेंस देखेगा, अक्यूज को सुनेगा, डिफेंस साइड के एविडेंस, दोनों के प्रोसीजर सेम है, सिर्फ सेक्शन अलग है। इसका सेक्शन है 265 ए सीआरपीसी, बाकी और उसका जो है 244 ऑफ 1 ऑफ सीआरपीसी। बातें आपसे देख सकते हैं, तकरीबन प्रोसीजर दोनों का सेम है। तो आई होप कि ये नॉट प्लीड गिल्टी भी समझ गए होंगे। अब ये नॉट प्लीड गिल्टी के बाद जब डिफेंस के भी एविडेंस सुन लेंगे उसके बाद आ जाएगी जजमेंट। काइंडली वेट अ मिनट। अच्छा, जजमेंट में दो बातें होगी, या तो उसको सजा आएगी जिसको हम बोलेंगे कन्विक्शन, या उसको जो है क्या होगा, अक्विटल। इससे अलग हट के कोई जजमेंट नहीं आती। या तो बंदे को सजा दी जाती है, या तो अक्विट किया जाता है। इसको बोलते हैं, कन्विक्शन को बोलते हैं सजा याफ्ता होना, होना। और अक्विटल को बोलते हैं बाइज्जत बरी होना। तो चलते हैं हम अक्विटल और कन्विक्शन भी देख लेते हैं, मजिस्ट्रेट और सेशन ट्रायल में कैसे होती है। मजिस्ट्रेट में जो होता है, अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये नॉट गिल्टी है तो उसकी जो है आर्डर निकालेगा अक्विटल का। और ये कौन से सेक्शन के अंडर जो अक्विटल का आर्डर निकालेगा? अंडर सेक्शन 245 सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। और अगर मजिस्ट्रेट को लगता है कि भाई ये गिल्टी है तो फिर उसको सजा देगा, जो भी उसकी सजा होगी। और सजा किस सेक्शन के अंडर देगा? अंडर सेक्शन 245 सब सेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी। सिंपल सी बात है। ये हो गई अक्विटल और कन्विक्शन मजिस्ट्रेट वाली। अब सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट कैसे अक्विटल और कन्विक्शन करेंगे? जब चार्ज फ्रेम हो गई है और कोर्ट को लगता है कि भाई अक्यूज है, तो उसको क्या करेगी? सॉरी, अगर अक्यूज को नॉट गिल्टी करती है, इधर ये गलत लिखा हुआ है, अक्यूज नॉट गिल्टी, मैं इसको करेक्ट करके सेंड कर दूं। अगर कोर्ट को लगता है कि भाई ये नॉट गिल्टी है तो फिर वो अक्विटल का आर्डर निकालेगी। जो सेशन और हाई कोर्ट जो अक्विटल का आर्डर निकालते हैं वो निकालते हैं अंडर सेक्शन 265 H सब सेक्शन 1 ऑफ सीआरपीसी। अगर जो इसको लगता है कि भाई ये गिल्टी है तो उसको सजा जो सुनाएगी, और जो भी उसको सजा सुना, जो उसने ऑफेंस किया है उससे अकॉर्डिंग, और ये सजा जो सुनाएगी वो सुनाएगी 265 H सब सेक्शन 2 के अंडर सीआरपीसी का सेक्शन है ये। अच्छा, ये अकमल बोल रहा है कि वॉइस कटिंग हो रही है। अगर किसी और के पास हो रही है तो काइंडली बता दीजिएगा। अच्छा, इम्तियाज बोल रहा है क्लियर है, शायद बोल रहा है क्लियर है। और मेरी अलग जो मोबाइल पड़ी है उसमें भी आवाज़ क्लियर आ रही है। तो हो सकता है डियर अकमल की आपके जो है पास मोबाइल में इशू हो। अच्छा, एडवोकेट नहीं बोल रहा है उधर भी क्लियर है। तो तकरीबन आवाज़ क्लियर है सबके सामने। रब नवाज बोल रहा है कि मेरे आवाज़ क्लियर है। तो चलते हैं, कंटिन्यू करते हैं। हो सकता है कि आपके साथ डियर अकमल हो इशू कोई नेट का। अच्छा, लुकमान बोल रहा है कट हो रहा है सर। अच्छा, मेरे सामने जो मोबाइल पड़ी है उसमें आवाज़ क्लियर आ रही है, तो रिकॉर्ड लेक्चर्स में भी आपको क्लियर आएगी। तो तकरीबन के सामने जो है साथ क्लियर आ रही है, तो आपके साथ शायद नेट का इशू हो, शारिक के साथ क्लियर आ रही है और इम्तियाज के साथ भी। तो आवाज़ क्लियर है। चलते हैं, हम कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, डियर वाजिद बोला है उधर जो है आवाज़ क्लियर है। तो मेरे हिसाब से तकरीबन सबके सामने जो है आवाज़ क्लियर है। डियर लुकमान, ये हो सकता है आपके साथ कोई इशू हो नेट का, क्योंकि मेरे सामने जो मोबाइल पड़ी है तो उधर आवाज़ क्लियर आ रही है। नहीं तो आप रिकॉर्ड लेक्चर में देख लीजिएगा ये चीजें, उधर आपको क्लियर सुनने को आएंगी, क्योंकि इधर मेरे सामने अगर नेट का इशू होगा तो वो रिकॉर्ड लेक्चर में भी आपके साथ होगा। तो ये मेरे हिसाब से रिकॉर्ड लेक्चर में नहीं होगा। ओके, थैंक यू। तो अपील हम सुनते, अब अक्विटल और कन्विक्शन के बाद जो होता है वो अपील का होता है आपके पास।
अगर आप अपील का ग्राउंड लेना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आपकी क्लाइंट को सजा आ जाएगी। तो हम अपील देखते हैं। अपील में भी दो होती है, एक होती है अपील अगेंस्ट अक्विटल और अपील अगेंस्ट कन्विक्शन। सपोज करते हैं किसी को सजा आ गई, तो जिसको सजा आ गई तो वो तो ये अपील करेगा अपील अगेंस्ट कन्विक्शन की भाई मुझे सजा क्यों आई। और अपील अगेंस्ट अक्विटल जो होगा वो कंप्लेनेंट करता है। कंप्लेनेंट कहता है कि भाई अगले को आपने अक्विट क्यों किया है जबकि उसने ऑफेंस किया है मेरे साथ। तो वो जो कंप्लेनेंट होता है वो ये अपील करता है, और जो अक्यूज्ड होता है वो ये अपील करता है कन्विक्शन वाली। तो ये इसके दो टाइप्स हैं, इसको हम डेप्थ में देखते हैं। पहले अपील इन कन्विक्शन देख लेते हैं कि वो उसके कैसे प्रोसीजर होते हैं, फिर अपील इन अक्विटल देख लेते हैं। अच्छा, कन्विक्शन में नोट करने वाली चीज है कि हायरार्की फॉलो होती है। डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जा सकते, आपको जो है प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सपोज करें मजिस्ट्रेट या असिस्टेंट सेशन जज ने सजा दी है, तो उसकी अपील किधर होगी? सेशन कोर्ट में होगी उसकी अपील, अंडर सेक्शन 408 सीआरपीसी। और अगर सेशन कोर्ट ने सजा दी है तो उसकी अपील किधर होगी? हाई कोर्ट में होगी, अंडर सेक्शन 4 जो है 10 सीआरपीसी। अब इधर हायरार्की फॉलो हो रही है। मजिस्ट्रेट की किधर जा रहे हैं? सेशन। सेशन की जो है किधर जा रहे हैं? हाई कोर्ट। और अगर हाई कोर्ट ने सजा दी है तो उसकी अपील किधर करेंगे? उसकी अपील करेंगे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अब हाई कोर्ट में कब करेंगे और सुप्रीम कोर्ट में कब करेंगे, वो जो है सेक्शन 411 ACRPC में डिटेल लिखा हुआ है। हम वहां नहीं जाते क्योंकि हम जाएंगे तो फिर अलग से उसका टॉपिक बन जाएगा हाई कोर्ट में कब अपील होगी या सुप्रीम कोर्ट में। तो क्योंकि हमारा ड्राफ्टिंग का क्लास है तो हम सुपरफिशियली सारी चीजें देखेंगे जो जो जरूरी है प्रोसीजर के लिए। तो इस वजह से हमें आप जो ये समझ लीजिएगा इतना कि भाई अपील, अगर हाई कोर्ट ने सजा सुनाई है तो कुछ केसेस में हाई कोर्ट उसकी अपील चलाएगी, और कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट। और वो केसेस कहाँ लिखे हुए हैं? 411 ACRPC में लिखे हुए हैं। तो ये अपील इन कन्विक्शन जो होती है वो हायरार्की फॉलो होती है। मजिस्ट्रेट की जो होती है वो सेशन कोर्ट में, सेशन कोर्ट की हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट की कुछ केसेस में हाई कोर्ट, कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट। तो ये हो गई कन्विक्शन में अपील। जी बिल्कुल, रिवीजन में भी जा सकता है, वो हम क्रिमिनल रिवीजन जब ड्राफ्ट करना सीखेंगे तो उधर वो रिवीजन की भी चीजें कवर कर लेंगे इंशाल्लाह, कि क्रिमिनल जो रिवीजन है कुछ केसेस में कब केस होती है सारा कुछ। अच्छा, अक्विटल में क्या होता है? अक्विटल में सिंपल चीज है। कोई भी कोर्ट हो जो हाई कोर्ट से नीची वाली कोर्ट है, उसने अगर अक्विटल आर्डर निकल आए तो उसकी अपील जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी, और अंडर सेक्शन 417 सीआरपीसी। सपोज करते हैं मजिस्ट्रेट ने सदा जो अक्विटल का आर्डर निकाला है, ठीक है, तो उसकी जो अपील अगर आप करना चाहते हैं तो उसकी अपील आप किधर करेंगे? उसकी अपील करेंगे हाई कोर्ट में, डायरेक्ट हाई कोर्ट में। हालांकि जब कन्विक्शन हम देख रहे थे तो कन्विक्शन में क्या था, हम तो जो प्रोसीजर फॉलो कर रहे थे, हायरार्की फॉलो कर रहे थे, तो मजिस्ट्रेट की अपील हम कर रहे थे सेशन कोर्ट में। लेकिन इधर जो अक्विटल की होती है वो डायरेक्ट हाई कोर्ट में होती है, चाहे वो मजिस्ट्रेट ने दी हो चाहे वो डीजे ने। सपोज करें डीजे ने अक्विटल का आर्डर निकाला है, तो अगर उसकी आप अपील करना चाहते हैं तो उसकी अपील भी जो होगी वो हाई कोर्ट में होगी, दोनों की अपील डायरेक्ट। तो ये अक्विटल वाला प्रोसीजर है, इसको जो है जरूर याद कीजिएगा। तो ये था सारा प्रोसीजर अपील का जो अक्विटल में होता है। अभी हम ये सारा ग्राफ बनाया हुआ है आपकी आसानी के लिए, थोड़ा टाइम निकाल के, ताकि जो है आपको याद रह सके कि ये सारा प्रोसीजर क्या है, कैसे चलता है हमारा क्रिमिनल में। अब ये ग्राफ हमने क्यों बनाया हुआ है? मैंने कहीं पे जो है पढ़ा था कि हमारे जो अल्लाह अल्लाह पाक ने जो हमारा दिमाग बनाया हुआ है वो इस हिसाब से बनाया हुआ है कि जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं, कोई स्ट्रक्चर में, कोई ग्राफ में, तो वो हमारे दिमाग में रह जाती है। हमारे दिमाग में ये सलाहियत नहीं है कि वो खुद से जो है कोई स्ट्रक्चर बना ले। आपने सुना होगा जब भी कोई पैराग्राफ या ऐसे लिखते हैं तो हम पहले पेज पे ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं, फिर उससे एक स्ट्रक्चर बनाते हैं कि भाई मैं ये चीज इंट्रो में डालूंगा, ये बॉडी में, ये कंक्लूजन में, और ये फिलहाल जो स्टेप में ये चीज डालूंगा। क्योंकि हम दिमाग में ये सारी चीजें नहीं सोच सकते कि भाई मैं ये इंट्रो में ये चीज लिख लूंगा, इस वजह से हम ये पेज पे कर देते हैं। तो इस वजह से जब भी कोई चीज आपको याद करनी हो तो मेरे हिसाब से जो अच्छा जो है, अगर आप करना चाहते हैं प्रोसीजर अप्लाई, तो वो ये है कि आप उसका ग्राफ बना लें। तो जैसे ये ग्राफ है कि भाई अगर ऑफेंस कमिट हो गया है और सपोज करते हैं वो कागनिज वाला ऑफेंस है, तो उसकी क्या होगी? उसकी होगी एफआईआर। अब एफआईआर के बाद क्या होता है? एफआईआर के बाद चालान सबमिट होता है, चालान के बाद कागनिजेंस। अगर वो कागनिजेंस ले रहा है और कागनिजेंस के बाद क्या होगा? सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट। सप्लाई ऑफ डॉक्यूमेंट के बाद क्या होगा? चार्ज फ्रेम। चार्ज फ्रेम के बाद दो बातें, यहाँ तो प्लीड गिल्टी करेगा, यहाँ बोलेगा भाई प्लीड नॉट गिल्टी।
तो दोनों की सूरतों में क्या आएगी, जजमेंट आएगी। और जजमेंट में दो चीजें होगी, या तो अक्विट होगा आपका क्लाइंट, या उसकी जो है क्या क्या होगी, कन्विक्शन होगी। अक्विटर और कन्विक्शन के बाद आपके पास जो प्रोसीजर है वो है अपील का। तो अगर आप अपील प्रेफर करना चाहते हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं। तो ये हो गया सारा प्रोसीजर क्रिमिनल का। तो आई होप कि ये क्रिमिनल का प्रोसीजर सारा समझ गए होंगे। आज के लिए कोई भी एप्लीकेशन नहीं है ड्राफ्टिंग के लिए। इंशाल्लाह जो हमारे अपकमिंग क्लासेस होंगी उसमें हम सीखेंगे बेल ड्राफ्ट करना, पीरियड्स बेल, प्रोटेक्टिव बेल, पोस्टरिस्ट बेल, और सुपरदारी की जो एप्लीकेशंस होती हैं 516 ए 517 और 523 सीआरपीसी। और उसके बाद अपील भी हम ड्राफ्ट करेंगे और क्रिमिनल रिवीजन भी। तो ये हमारा था क्रिमिनल का जो है सारा प्रोसीजर। तो आई होप कि आप ये समझ गए होंगे अच्छी तरह से। और कोई सवाल हो तो काइंडली पूछिएगा, वरना हम जो है वाइंड अप कर लेते हैं। जी बिल्कुल, लुकमान अक्विटल जो होगी सिर्फ हाई कोर्ट में होगी। अक्विटल का जो भी अगर आप अपील प्रेफर करना चाहते हैं तो वो हाई कोर्ट में होगी। चाहे वो मजिस्ट्रेट ने या अक्विटल किया हो या सेशन कोर्ट ने किया हो, उसकी अगर आप अपील करना चाहते हैं तो उसका क्या होगा, वो आपको हाई कोर्ट में जाना होगा। अच्छा, लुकमान कह रहा है सर मैंने असाइनमेंट ईमेल किया था, फीडबैक नहीं। अच्छा, जो अगर आप विद इन जो रीजनेबल टाइम अगर कर देते हैं तो फिर आपको फीडबैक भी जल्दी मिल जाता है। अगर आप जो है थोड़ी देर करके सबमिट कराते हैं तो फिर हम जो है अपकमिंग असाइनमेंट के साथ आपको फीडबैक दे देते हैं। तो मे भी आपने शायद थोड़ी देर सबमिट कराया होगा तो इस वजह से फीडबैक आपको लेट मिलेगा। बहरहाल मिल जाएगा इंशाल्लाह। अभी हमने असाइनमेंट्स चेक किए हैं जो रिसेंट थी, तो उसमें आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह फीडबैक। अच्छा, और कोई सवाल हो तो ठीक है, वरना जो है हम वाइंड अप करें क्लास को, क्योंकि आज कोई असाइनमेंट नहीं है। ओके डियर, शायद बोल रहा है वॉइस ओपन करें सर। ओके, आई जो है अनम्यूटिंग यू डियर, काइंडली वेट अ मिनट। अस्सलाम वालेकुम जुआल। वालेकुम सलाम डियर। सर आवाज़ आ रही है? जी जी, आवाज आ रही है। सर ये जो सवाल उसने किया था ना, लुकमान ने किया था, पता नहीं किसने किया था, कि कन्फेशन जो है मजिस्ट्रेट चार्ज के बाद कन्फेशन ले सकता है। तो इसमें मैं ये कहूँगा जितना मैंने पढ़ा है, और जो कन्फेशन है ना 164 में होती है, वो जो है ना मजिस्ट्रेट का पावर है ड्यूरिंग पुलिस अरेस्ट। जिस वक्त पुलिस अरेस्ट करती है तो डायरेक्ट जो है ना कन्फेशन के लिए मजिस्ट्रेट के पास ले जाना पड़ता है, पुलिस खुद कन्फेशन नहीं ले सकती। ये पावर है मजिस्ट्रेट का। अगर वो मेजर उस पे उसके ऊपर चार्ज फ्रेम हो गए, उसके बाद 164 की जो मजिस्ट्रेट की पावर है वो खत्म हो जाएगी। फिर जो भी उसके चार्ज फ्रेम होंगे ना, तो उनके जो भी होगी ना वो एडमिट करेगा या एडमिशन होगी उसकी। एडमिशन जो इस्तेमाल होती है हम सिविल में यूज करते हैं, पर एडमिशन क्रिमिनल में भी आती है। फिर वो पावर वहां चली जाएगी, फिर वो 164 की पावर मजिस्ट्रेट नहीं इस्तेमाल कर सकता। क्योंकि जब भी मजिस्ट्रेट कोई भी कन्फेशन ले रहा होता है, अगर उस दौरान कोई बंदा कह रहा है ये मैंने कन्फेशन किया था, मुझे जो भी प्रिविलेजेस हैं वो मुझे नहीं मिले हैं, तो उसके ऊपर मजिस्ट्रेट के ऊपर भी जरा की जा सकती है। इसलिए ये पावर सिर्फ मजिस्ट्रेट को मिलती है चार्ज फ्रेम से पहले। अगर वो कॉग्निजेंस ले लेता है उसके बाद नहीं होगी। अच्छा, मैं समझ गया आपकी बात। जी थैंक यू सो मच डियर शायद अहमद, आपका कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है सेक्शंस का। मैंने अभी सीआरपीसी में देखा है, जो आप बात कर जी रहे हैं जी वही लिखी हुई है। ये मेरा सर से डिबेट हुआ था, एक हमारा सर था, उसने मुझे ये जी कॉन्सेप्ट जी मेरा खराब कर दिया था। मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि वो भी एक रिस्पेक्टेड सर था। बहरहाल आपने ये कॉन्सेप्ट मेरा और क्लियर कर दिया, क्योंकि अभी मेरे पास सामने सीआरपीसी है तो उधर यही बात लिखी है कि ये जो पावर है ये एक्सरसाइज कर सकता है, लेकिन बिफोर द कमिंसमेंट ऑफ ट्रायल। मतलब ट्रायल शुरू ट्राई हो गया तो ट्रायल वाली बात आपकी सही हो गई कि चार्ज फ्रेम हो गया तो उसके बाद वो नहीं कर सकता। तो यह जी कागनिजेंस जी उसने जी ले ली, तो आपकी जो पॉइंट है वैलिड है।
एंड थैंक यू सो मच फॉर दिस एडिशनल इंफॉर्मेशन। सर यहाँ पर सीखने और सिखाने के लिए ही बैठे हैं, इंशाल्लाह आपसे भी बहुत कुछ सीखेंगे, और जितना मैंने सीखा है मैं भी कोशिश करूंगा जितना हो सके, जितना अच्छे तरीके से बयान कर सकूं तो वो मैं भी बता दूंगा। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम सब यही आप सीखने आए हैं। मैं खुद जो एक स्टूडेंट हूँ लॉ का, तो इस हिसाब से मुझे भी आपसे बहुत चीजें सीखने को मिली है। एंड आई एम डिलाइटेड टू हैव यू ऑन। थैंक यू सो मच डियर। थैंक यू सर, थैंक यू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। जजाकल्ला। अच्छा, ओके। अच्छा, ये सवाल था लुकमान का कि अपील में क्या होता है। अच्छा, अपील में दो चीजें होती हैं, एक होता है क्वेश्चन ऑफ लॉ और दूसरा होता है क्वेश्चन ऑफ फैक्ट। तो जब हम अपील ड्राफ्ट करना सीखेंगे तो उधर ये चीजें देख लेंगे कि भाई अपील के ग्राउंड्स कैसे बनाते हैं। तो एक होते हैं लॉ के ग्राउंड्स, दूसरे होते हैं फैक्ट्स। तो वो हम देख लेंगे। रिवीजन में ये इसका स्कोप नेरो हो जाता है, बाकी अपील में इसका स्कोप जो होता है वो वाइडर स्कोप होता है। तो इंशाल्लाह वो अपील में देख लेंगे। बाकी ये आप नोट कर लीजिएगा कि अपील में लॉ के भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं ग्राउंड, और फैक्ट पे भी ग्राउंड्स आप बना सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज का जो एक क्लास वाइंड अप करना चाहिए, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चन है सबके क्लियर हो गए। तो अगर किसी का क्वेश्चन हो तो पूछ ले, वरना हम जो है वाइंड अप कर लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच डियर, जज़ाकल्लाह, फी अमानिल्लाह।